राजनीति के गलियारों से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दिल्ली से लेकर नागपुर तक सनसनी फैला दी है। सवाल सीधा है, अगर अमित शाह देश के डिप्टी पीएम नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? डिप्टी पीएम की इस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार किसको देखना चाहते हैं? 12 सालों में जो नहीं हुआ, क्या अब वो होने जा रहा है? खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि मोदी सरकार में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। चर्चा है कि राजनाथ सिंह राष्ट्रपति पद के दावेदार हो सकते हैं। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल चल रही है, उनका पत्ता भी कट सकता है। हरदीप सिंह पुरी का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन इन सब बड़े मंत्रियों को हटाने की खबरों के बीच एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसने सबको चौंका दिया। अमित शाह के बेहद करीबी और बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्टाफ पर एक्शन हुआ और एक झटके में 4 विकेट गिर गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमित शाह के करीबी पर यह कार्रवाई क्यों हुई और क्या अमित शाह वाकई डिप्टी पीएम बनेंगे या नहीं? उत्तराधिकारी की लड़ाई और पावरफुल लॉबी देखिए। अमित शाह को हमेशा से पीएम मोदी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। नरेंद्र मोदी अपने इस 35 साल पुराने सहयोगी, अपने शैडो मिनिस्टर और राजनीति के चाणक्य को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं ताकि उत्तराधिकारी को लेकर चल रही अंदरूनी लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। बीजेपी के भीतर और बाहर एक ऐसी ताकतवर लॉबी एक्टिव हो चुकी है जो किसी भी हाल में अमित शाह को डिप्टी पीएम बनते नहीं देखना चाहती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेहरा कौन है जो अमित शाह के रास्ते का रोड़ा बन रहा है। आपके जहन में कई नाम आ रहे होंगे, लेकिन इस लॉबी की अगुवाई जो शख्स कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ही है। जी हाँ, नागपुर यानी आरएसएस का एक साफ मानना है कि बीजेपी के भीतर जो एक पावर बैलेंस है वो अमित शाह के डिप्टी पीएम बनते ही पूरी तरह बिगड़ जाएगी। गुजरात लॉबी पर आरएसएस का तर्क बहुत सीधा और गहरा है। उनका कहना है कि अगर अमित शाह डिप्टी पीएम बनते हैं तो देश में यह संदेश जाएगा कि सब कुछ गुजरात के हाथ में चला गया है। प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, डिप्टी पीएम भी गुजरात से और यहाँ तक कि देश की इकोनॉमी चलाने वाली अडानी और अंबानी भी गुजरात से ही है। पूरी व्यवस्था पर एक ही राज्य का वर्चस्व हो जाएगा, जिसे सीधे संघ, लोकतंत्र और पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं मानता। मोहन भागवत पहले ही साफ इशारा कर चुके हैं कि लीडरशिप कलेक्टिव होनी चाहिए, यानी नेतृत्व किसी एक या 2 व्यक्ति के नहीं बल्कि एक समूह के हाथ में होना चाहिए। दूसरा बड़ा टर्म सक्सेशन प्लान यानी उत्तराधिकारी योजना का है। जैसे कभी अटल जी ने लालकृष्ण आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाया था, अगर मोदी वही कदम उठाते हैं तो पार्टी की दूसरी लाइन के नेताओं में हसरतों का टकराव शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सीटें 2024 के चुनाव में कम हुई है, उसके बाद क्या देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान या नितिन गडकरी जैसे नेता शाह के नेतृत्व को आसानी से स्वीकार करेंगे? यही सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न है। क्या मोहन भागवत चलाएंगे वीटो? अब बात करते हैं उस आपसी खामोशी की जिसकी चर्चा चारों तरफ है, चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा कोई विवाद हो या फिर उम्र का तकाजा। 75 साल का वो फॉर्मूला जिसके आधार पर मोदी जी ने पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया, आज उसी फॉर्मूले के दायरे में कई बड़े नाम आते हैं। ऐसे में संघ और सरकार के बीच एक मूक सहमति दिखती है कि ना तुम कुछ कहो ना हम कुछ कहेंगे। लेकिन राजनीति के इस खेल में क्या अमित शाह वाकई शहंशाह बन पाएंगे या फिर मोहन भागवत इस फैसले पर वीटो लगा देंगे? याद करिए उत्तर प्रदेश का वो दौर जब चर्चा किसी और नाम की थी, मनोज सिन्हा, लेकिन आरएसएस ने वीटो लगाकर सीधे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्या वैसे ही कुछ केंद्र में भी होने वाला है? इस पूरी खबर का निष्कर्ष है, पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा से लौटेंगे तो क्या वो इस उलझे हुए सियासी गणित को सुलझा पाएंगे? क्या वाकई 12 साल बाद देश में डिप्टी पीएम की कुर्सी दोबारा दिखाई देगी या फिर इस पद को लेकर चल रहा सस्पेंस ऐसे ही बना रहेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नंबर 2 की कुर्सी पर कौन बैठेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन दबाना जरूर।